हेलो एवरीवन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो है ड्रेनेज सिस्टम। मतलब भारत की इम्पॉर्टेंट रिवर को और उनके नेटवर्क को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर एग्जाम के अंदर हमको रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। बस अच्छे से आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। मैंने कोशिश करी है कि मैप के माध्यम से सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम रिवर को कोई ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैपिंग इस तरीके से हो कि हमारे दिमाग के अंदर सारी चीज़ें सेट हो जाए कि कौन से रिवर जो है वो कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ पर जाकर वो रिवर गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो फ्रेंड्स, नदियों मतलब ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश के विकास की इसे रीढ़ कहा जाता है। भारत को रिवर की कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ हमारे आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब सोचिए, अगर नदियाँ ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। खेती, बिजली, पीने का पानी, यहाँ तक कि हमारा पर्यावरण भी नदियों पर ही निर्भर है। तो इसको हमको अच्छे से गहराई से समझना ज़रूरी है। भारत में देखा जाए तो 12 प्रमुख नदी बेसिन हैं। इन बेसिन में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां शामिल हैं। इसके अलावा भारत में लगभग 400 से 500 छोटी एंड मध्यम नदियां भी हमको देखने को मिलती है। हर नदी एक लीनियर फॉर्म में बहती है, जिसे हम ड्रेनेज लाइन कहते हैं। जब ये ड्रेनेज लाइंस आपस में मिलकर एक जाल, एक नेटवर्क बनाती हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। जब पानी चैनल्स मतलब रास्तों के माध्यम से बहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये चैनल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। सोचिए कि पानी के लिए चैनल्स वैसे ही है जैसे सड़कों का जाल। सड़कें जो हम नॉर्मली आसपास घरों के आसपास देखते हैं, तो इमेजिन करिए कि ये चैनल भी उसी तरीके से हैं। ये सड़कों की तरह जुड़कर एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइडर को हम डिस्कस करें तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एक नदी और उसकी सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरीज है, जिस पूरे क्षेत्र मतलब एरिया का पानी बहाकर ले जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। गंगा नदी का जो बेसिन है वो पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। उसमें हिमालय से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र जो है वो शामिल होता है। अगर हम वाटर डिवाइडर की बात करें तो दो ड्रेनेज बेसिन के बीच जो पहाड़ी या फिर ऊंचाई वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइडर कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर भारत के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो भारत का 77% पानी बंगाल की खाड़ी में बहता है, जहां पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी जैसी बड़ी नदी जाकर मिलती हैं। बाकी 23% पानी अरब सागर और अंदरूनी जल निकायों में जाता है। आगे देखिए, भारत के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम को डिस्कस करें, नदी प्रणाली को डिस्कस करें, उनकी लेंथ एंड भारत में जो उनकी लंबाई है उसको लेकर बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 10 ऐसी हमको रिवर सिस्टम देखने को मिलती है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत की हम मुख्य नदी प्रणालियों को डिस्कस करेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। 10 ऐसी नदी प्रणाली है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी लंबाई से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, सिंधु नदी प्रणाली की। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 3180 किलोमीटर है। भारत में अगर हम लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर है इंडस रिवर सिस्टम की। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ये भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से गुजरती हैं और फिर पाकिस्तान चली जाती हैं। यह नदी कृषि और सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की। तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो तिब्बत के ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है ये नदी। इसे असम की जीवन रेखा भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट रिवर सिस्टम आता है हमारा गंगा नदी प्रणाली, गंगा रिवर सिस्टम। तो कुल लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर है और पूरी ये भारत के अंदर ही ये देखिए रिवर सिस्टम। भारत में भी इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर ही है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। ये उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर फाइनली मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुना नदी प्रणाली की, यमुना रिवर सिस्टम की। तो इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट हम नर्मदा नदी प्रणाली की बात करेंगे, नर्मदा रिवर सिस्टम की। तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है।
भारत में इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तापी रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में भी इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है और यह नर्मदा नदी की तरह पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद हम गोदावरी रिवर सिस्टम की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये पूरी भारत में ही है। देखिए रिवर सिस्टम, तो भारत में भी इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा रिवर सिस्टम की बात करते हैं इसके बाद, तो कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है इसकी। भारत में भी इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर ये नदी बहती है। नेक्स्ट कावेरी रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो 805 किलोमीटर का इसकी कुल लंबाई है। भारत में भी इसकी लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर ही है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हमको देखने को मिलता है। ये नदी तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला हम बात करते हैं महानदी रिवर सिस्टम की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है। भारत में भी इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से होता है। ये ओडिशा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये भारत की हमने 10 नदी प्रणाली को डिस्कस किया। इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इस तरीके से 10 इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताया उनकी टोटल डिस्टेंस और भारत में उनकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और इंडस तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इनकी कुल लंबाई अलग है और भारत में लंबाई भी अलग है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, बाकी में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वाटर इमर्शन के आधार पर, मतलब पानी के बहाव के आधार पर हम 2 हिस्सों में से बांट सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं कि पानी कहाँ पर जाकर समुद्र में मिलता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करें बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। तो 77% ड्रेनेज एरिया यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। भारत की अधिकांश नदियाँ जो है जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, इन सब का पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करें, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम की, तो 23% ड्रेनेज एरिया इसका। कुल नदियां जो है इसमें देखिए सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, पेरियार, इन सब नदियों का पानी जो है वो अरब सागर में जाकर मिल जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माही नदी की हमने बात करी तो दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हिमालय का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है। हिमालय माउंटेन से हमको कई नदियों का ओरिजिन नजर आता है जैसे कि इंडस, सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो कई नदियों का ओरिजिन क्या है? हिमालय माउंटेन है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी ज़्यादातर बड़ी नदियाँ जो है उनका ओरिजिन पॉइंट वेस्टर्न घाट है। कौन सा? पश्चिमी घाट है। और ये रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर इमर्ज करती है, मतलब बहा देती है। यहाँ पर हमको 2 नदी का अपवाद देखने को मिलता है, नर्मदा और ताप्ती नदी का। भारत की अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद एक्सेप्शन के रूप में हम देखते हैं। ये दोनों नदियाँ अपनी सहायक नदियों ट्रिब्यूटरी के साथ में अरब सागर, अरब सी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने भारत के ड्रेनेज सिस्टम को नदियों के पानी के बहाव के आधार पर 2 मुख्य हिस्सों में बांटकर डिस्कस किया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको देखिए हम अब 2 भागों में बांटकर डिस्कस करने वाले हैं। भारत में नदियों का जो विभाजन है वो हम 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। एक हो गया हमारा हिमालयी या फिर उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालयन और नॉर्थन इंडिया। ठीक है, दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय या फिर दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर और साउथर्न इंडिया। तो इस तरीके से हम इसको 2 भागों में तोड़ रहे हैं और यहाँ चूंकि हमको समझना आसान हो जाता है इसलिए हम इसको इस तरीके से अब पढ़ने वाले हैं। मतलब हमने अलग कर लिया है कि हिमालयी नदी कौन सी है और प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। हिमालयी नदी में हम 3 तंत्र को डिस्कस करेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम को, गंगा रिवर सिस्टम को और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। एंड जो हम पेनिनसुलर रिवर को डिस्कस करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे, उसमें हम कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार नदी, महानदी, नर्मदा, तापी नदी, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंडियन रिवर सिस्टम को बेसिकली 2 अलग अलग पार्ट में बांट लिया है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। चलिए
हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिमालय और नॉर्थ इंडिया की नदियों के बारे में कुछ पहले बेसिक मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद में हम इन तंत्र को डिस्कस करेंगे, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र को। तो नॉर्थ इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हिमालय से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियों का ओरिजिन हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से होता है। ये नदियाँ जो होती है, मतलब हिमालय की नदियाँ और जो नॉर्थ इंडिया की नदियाँ होती है, ये नदियाँ साउथ इंडिया की नदियों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनकी गति तेज होती है पहले तो। इसी तेज स्पीड के कारण ये अपनी वैली को गहरा करती जाती हैं। हिमालय से बहने वाली नदियाँ इरोजन भी करती हैं, मतलब मिट्टी का कटाव भी करती हैं, जिससे मिट्टी कटती हैं और बहकर मैदानों में जमा हो जाती हैं। ये नदियाँ धीरे धीरे मैदानों में पहुंचकर धीमी हो जाती हैं और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती हैं। उत्तर भारत के जो मैदान हैं, नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं, वो एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं, जो कि इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए हैं। हिमालय की नदियाँ जो होती है वो 12मासी होती है, जिसका मतलब है कि इनमें साल भर पानी बहता रहता है। ये रेनफॉल और ग्लेशियर मेल्ट दोनों पर डिपेंड करती हैं, जिससे इनमें लगातार जल प्रवाह हमको नजर आता है। हिमालयी नदियाँ पहाड़ी मार्ग से बहते हुए वी आकार की घाटियाँ, गॉज और झरने बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं। इन नदियों का मार्ग अक्सर टेढ़ा मेढ़ा हमको देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही ये मैदानों में पहुंचती है, वहां पर इनका मार्ग जो होता है वो सीधा और समतल मार्ग हो जाता है। हिमालय से निकलने वाली अगर नदियों की बात करें तो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां भी है। बट यहाँ पर हमको एक स्पेशल नदी देखने को मिलती है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती हैं और साथ में बाढ़ भी लेकर आती हैं, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो खेती एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, हाइड्रो पावर मतलब बिजली उत्पादन में मदद करती हैं, इसी के साथ साथ में एनवायरमेंट मतलब पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने में भी हेल्प करती हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करी नॉर्थ इंडिया मतलब हिमालय की नदियों से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर तंत्र को डिस्कस करेंगे, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम को, सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नदी तंत्रों में से एक है। ये न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है। इस रिवर सिस्टम में इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इन सभी को पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर सिस्टम वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर बेसिन में से एक है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड भारत के पंजाब स्टेट में इंडस बेसिन का 1/3 से अधिक पार्ट स्थित है और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। इसका टोटल एरिया 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है और इंडिया में इसका एरिया है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में है सिंधु नदी तंत्र का। इंडस, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये इंडस रिवर सिस्टम की मेजर रिवर्स हैं। यहाँ पर हम इन एक एक करके रिवर को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करते हैं। तो सिंधु नदी इंडस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में इसकी लेंथ जो है वो केवल 1114 किलोमीटर ही है। इंडिया में यह हिमालय की रिवर्स में से सबसे वेस्टर्न रिवर है, मतलब सबसे पश्चिमी रिवर है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास बुखारचू ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन और शेर मुख के नाम से जाना जाता है। ये नदी जम्मू और कश्मीर में लद्दाख और जास्कर रेंज में बहती है। ये नदी लेह में जाकर जास्कर नदी से जाकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी को जो जल मिलता है वो हिमालय, लद्दाख, जास्कर और कैलाश के ग्लेशियरों से मिलता है। इसकी अगर हम सहायक नदियों को, ट्रिब्यूटरी को डिस्कस करें सिंधु नदी की, तो ऊपरी वाले भाग में श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास नदी आकर ऊपरी भाग से इसमें मिलती हैं। निचले भाग से सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी इसमें आकर मिलती हैं। दाएं किनारे पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर नदी भी आकर इसमें मिलती हैं। सिंधु नदी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी। ये समझौता क्या था, इसको भी डिस्कस करेंगे। इस समझौते में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर देखिए, 3 पूर्वी नदियां जो थी, ब्यास, रावी और सतलुज, इनका नियंत्रण इस ट्रीटी के तहत भारत को दिया गया।
इसके अलावा जो 3 नदियां थी, सिंधु, चिनाब और झेलम नदी, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। भारत केवल 20% पानी का उपयोग कर सकता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 80% पानी का उपयोग करता है। भारत में फ्रेंड्स ये पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में सिंचाई के लिए उपयोग होता है। तो ये अभी हमने सिंधु नदी को डिस्कस किया। सिंधु नदी के बाद में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को भी अच्छे से डिस्कस किया है। आगे देखिए इसके ट्रिब्यूटरी डिस्कस करते हैं सिंधु नदी की। तो सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी जो है ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित वेरीनाग के पास शेषनाग झरने से निकलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक बहुत ही संकीर्ण मतलब छोटे और गहरे घाटी से गुजरती हैं। पाकिस्तान में ये झांग के पास चिनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। इस नदी की लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झेलम नदी के द्वारा ही कश्मीर की घाटियों का निर्माण हुआ है। ये पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, मतलब सबसे वेस्टर्न रिवर है। आगे देखिए भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, उसका निर्माण झेलम नदी के द्वारा ही होता है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो किशनगंगा नदी, जिसे नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है, कुम्हार नदी, पुंछ नदी और करवेस नदी है। झेलम नदी पर अगर चल रही परियोजनाओं की बात करें तो किशनगंगा परियोजना चल रही है, तुलबुल परियोजना एग्जाम में पूछा आता है, ये उरी परियोजना हमको देखने को मिलती है। तो 3 परियोजना हमको देखने को मिलती है झेलम नदी पर। ध्यान रखिएगा ये 3 प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम चेनाब नदी की, जिसे अस्किनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो चंद्र और भागा नामक 2 धाराओं के मिलने से बनती है। ये धाराएं जो है हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास तांडी में आकर आपस में मिल जाती हैं। इसीलिए इस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रभागा के नाम से इनमें से किस नदी को जाना जाता है, तो चेनाब नदी को। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर है। अगर हम चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मारसुंदर नदी है, रावी नदी, सोहल नदी, बुटनाल नदी, तिरोट नदी, मुनावर वाली नदी, मियार नाला नदी, सेचर नाला नदी और झेलम नदी, ये इसके ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। चेनाब नदी पर चल रही अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और परियोजनाओं की बात करें तो दुलस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बल्गीहार परियोजना, पाकलदुल परियोजना और चनानी परियोजना, तो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं चेनाब नदी पर। आगे बात करते हैं अगली ट्रिब्यूटरी सिंधु नदी की, जो कि है रावी नदी। ये सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से निकलती हैं। आगे बढ़ते हुए चंबा घाटी से होकर बहती हैं। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए चिनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। रावी नदी पर चल रही परियोजना प्रोजेक्ट की बात करें तो चमेरा परियोजना, रंजित सागर परियोजना और शाहपुर कंडी परियोजना हमको देखने को मिलती हैं। शाहपुर कंडी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बात करते हैं अगली, देखिए ट्रिब्यूटरी आती है हमारी व्यास नदी, जिसे बिपाशा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई भी जाना जाता है। यह सिंधु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी पंजाई 470 किलोमीटर है और ये पंजाब के हरीके के पास में सतलज नदी में आकर मिल जाती हैं। पंजाब परियोजना और पंडो परियोजना हमको देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी की अगली सहायक नदी डिस्कस करते हैं सतलज नदी, जिसे शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। सिंधु नदी तंत्र की यह सबसे लंबी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। सतलज नदी की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास में राक्षस ताल से। यह समुद्र तल से लगभग 4555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लांगचेन खंबाब। एग्जाम में पूछा गया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसकी देखिए लंबाई और इसके फ्लो पाथ को डिस्कस करें तो सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए इसके अगर हम फ्लो पाथ को डिस्कस करें तो शिपकिला दर्रा जो है यहाँ से ये भारत के अंदर मतलब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक भारत तिब्बत सीमा के साथ साथ बहती हैं।
हिमाचल प्रदेश में ये भारत के अंदर मतलब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक भारत तिब्बत सीमा के साथ साथ बहती हैं। हिमाचल प्रदेश में यह नदी के पास हिमालय और जास्कर रेंज को काटते हुए गहरी घाटियों मतलब डीप जॉर्ज का निर्माण करती हैं। इसके बाद ये पंजाब के मैदानों में एंटर कर जाती हैं और ब्यास नदी से हरिके के पास में जाकर न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे कई क्षेत्रों में हरित क्रांति संभव हो पाई है। सतलज नदी पर कई सारी हमको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो भारत के लिए बिजली उत्पादन का भी एक प्रमुख स्रोत हैं। सतलज नदी हिमालय की अलग अलग श्रेणियों को काटती है और गहरी घाटियों का निर्माण करती है। इसके किनारे स्थित लुधियाना जैसे प्रमुख शहर इसके इकोनॉमिक महत्व को भी बढ़ा देते हैं। सतलज नदी पर चलने वाले मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें, परियोजनाओं की बात करें, तो नाप्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर कार्यरत हैं। भाखड़ा नागल परियोजना और नांगल परियोजना, ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है जो आपको दिमाग में रखना है। तो ये हमने इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस किया, सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। परियोजना है जो आपको दिमाग में रखना है। तो ये हमने इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस किया, सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। विस्तृत सांस्कृतिक महत्व, ब्रॉड कल्चरल सिग्निफिकेंट के दृष्टिकोण से अगर हम बात 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां से भागीरथी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है गंगा नदी? भागीरथी के नाम से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर चलने के बाद में उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में यह 1140 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। फिर आगे बढ़ते हुए यह बिहार में एंटर करती है, जहां पर यह 455 किलोमीटर का सफर तय करती है। एंड में यह पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां पर यह 520 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा बेसिन में यहाँ पर यह 455 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। एंड में यह पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां पर यह 520 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा बेसिन में गंगा नदी जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो यह बहुत ही सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय नामक दो पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई और कठोर चट्टानों के कारण नदी को जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो यह बहुत ही सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय नामक दो पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई और कठोर चट्टानों के कारण नदी को से संकीर्ण घाटियां, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पहाड़ों के बीच नदी का रास्ता बहुत ही सकरा मतलब पतला होता है। ऐसा लगता है जैसे कि नदी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना रही है। आगे बढ़ते हुए गंगा नदी उत्तराखंड के झला नामक स्थान के पास पहुंचती है, जहां पर इससे सियांग गंगा नदी आकर भागीरथी नदी से मिलती हैं। इस प्रकार ये दोनों नदियां एक साथ मिलकर गंगा नदी को और भी बड़ा और शक्तिशाली बना देती हैं। आगे चलकर भागीरथी नदी में भिलंगना नदी टहरी उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो सम्मिलित रूप होता है उसे ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो सम्मिलित रूप होता है उसे ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी स्रोत जो है वो बद्रीनाथ के ऊपर स्थित सतोपंत ग्लेशियर माना जाता है। इस ग्लेशियर के पिघलने से ही अलकनंदा नदी का जन्म होता है। इस अलकनंदा नदी में कई छोटी छोटी नदियां और धाराएं आकर मिलती है, जो इसे और भी बड़ा और मजबूत बना देती है, जैसे कि धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि जोशीमठ में आकर इससे मिलती हैं। ये अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग में आकर इससे मिलती है, जो कि अलकनंदा की एक बड़ी सहायक नदी है। अलकनंदा नदी के साथ जुड़ने वाली और भी नदियों की बात करें तो पिंडर नदी भी आती है। ये अलकनंदा में कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। पिंडर नदी का स्रोत पिंडारी ग्लेशियर से होता है। ये अलकनंदा को और भी बहुत ही बड़ा और विशाल बना देती है। मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के पास स्थित ग्लेशियर से होता है। काली गंगा भी इसमें आकर मिलती हैं, जो कि रुद्रप्रयाग के पास में अलकनंदा से मिलती हैं।
तो इतनी सारी नदियों के संगम होने के बाद में देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं और गंगा का रूप ले लेती हैं। प्रयाग के पास में अलकनंदा से मिलती हैं। तो इतनी सारी नदियों के संगम होने के बाद में देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं और गंगा का रूप ले लेती हैं। भागीरथी नदी का हमने स्रोत डिस्कस किया, सोर्स डिस्कस किया, जो कि है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ते हुए मैदानी इलाकों में आने के बाद गंगा का प्रवाह पहाड़ियों की तुलना में थोड़ा सा धीमा हो जाता है और यह समतल जमीन पर बहती है। हरिद्वार से आगे गंगा का प्रवाह 3 चरणों में होता है। दक्षिण की ओर ये बहती हैं पहले, फिर यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं एंड अंत में यह पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में गंगा नदी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती हैं और ये 2 जल धाराओं में डिवाइडेड, पूर्व की ओर बहती हैं एंड अंत में यह पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में गंगा नदी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती हैं और ये 2 जल धाराओं में डिवाइडियों के उत्तर में बहती हैं। इन पहाड़ियों के पास से होकर गुजरते हुए ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर पहुंचती हैं। फरक्का के पास गंगा नदी भारत की सीमा छोड़कर बांग्लादेश में इंटर कर जाती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा की धारा और ब्रह्मपुत्र की धारा मिलकर एक विशाल नदी का रूप ले लेती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मिलकर बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ये जो नदी बनती है इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? मेघना नदी से। यह संगम गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलकर बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ये जो नदी बनती है इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? मेघना नदी से। यह संगम का जो फॉर्मेशन ब्रह्मपुत्र की जलधाराओं को और भी बड़ा शक्तिशाली बना देता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो इसका बांग्लादेश में स्थित है। इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में है और शेष 1/3 भाग भारत में स्थित है। आगे देखिए, गंगा नदी की हम ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करें जिससे एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों की बात करें, सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा नदी इसमें आकर मिलती हैं, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। वहीं दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? सोन नदी और यमुना नदी। ठीक है, बाईं ओर से और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है ये आप जरूर दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। नदी और यमुना नदी, ठीक है, बाईं ओर से और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है ये आप जरूर दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके हम डिस्कस करें कि यमुना नदी। इस नदी का सोर्स यमुनोत्री ग्लेशियर माना जाता है जो कि हिमालय की बंदरपंच श्रेणी के पश्चिमी ढलान पर लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हुई दिल्ली, मथुरा और आगरा से होकर प्रवाहित होती है। इसका संगम प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में गंगा नदी से होता है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदी हैं। इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो हिंडन और सेंगर नदी है। तो यमुना नदी की भी सहायक नदियां एग्जाम में पूछ लेते हैं जो कि गंगा नदी की एक सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है एग्जाम में कि गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है और यमुना नदी की भी सहायक नदी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि उसके दाहिने तट और बाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती हैं, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पर सेपरेट करके बताया है। यमुना नदी के दाहिने तट पर कौन सी नदी आकर मिलती है? चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदी। और बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? हिंडन और सेंगर नदी। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूँ कि दाहिना मतलब राइट की बात मिलती है चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदी। और बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? हिंडन और सेंगर नदी। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूँ कि दाहिना मतलब 60,000 वर्ग किलोमीटर का इसका ड्रेनेज एरिया है और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट हम देखिए, जो यमुना नदी हमने डिस्कस वर्ग किलोमीटर का इसका ड्रेनेज एरिया है और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट हम देखिए, जो यमुना नदी इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। ये उत्तर की ओर बहती हुई कोटा राजस्थान पहुंचती है जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से आगे यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से गुजरती है और अंत में ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती हैं।
चंबल नदी जो है एक बहुत ही सुपर इम्पोज नदी है। इसकी भूमि रेविन्स ऑफ चंबूर और धौलपुर से गुजरती है और अंत में ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती हैं। चंबल नदी जो है एक बहुत ही सुपर इम्पोज नदी है। इसकी भूमि रेविन्स नदी दो धाराओं के मिलने से बनती हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी नेपाल के मध्य वाले भाग से प्रवाहित होती हैं और फिर बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करने से बनती हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी नेपाल के मध्य वाले भाग से प्रवाहित होती हैं और फिर बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश कर सारी सहायक नदियां हैं, जैसे त्रिशूली, सेतीबेरी, शारदा, राप्ती और शरयू नदी। घाघरा नदी मैदानों में प्रवेश करने के बाद में शारदा नदी से मिलती है, मतलब काली गंगा से मिलती है, और अंत में छपरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की घाघरा नदी। पूछा जाता है एग्जाम में, किस तट से आकर मिलती है, तो राइट साइड है, और अंत में छपरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की घाघरा नदी। पूछा जाता है एग्जाम में, किस तट से आकर मिलती है, तो राइट, जो कि माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। इसकी मुख्य धारा अरुण है। नेपाल में यह मध्य हिमालय को पार करती हैं। इसमें पश्चिम से सोन, सनकोसी और पूर्व से तमुर कोसी नदियां के उत्तर में स्थित हैं। इसकी मुख्य धारा अरुण है। नेपाल में यह मध्य हिमालय को पार करती हैं। इसमें पश्चिम से सोन, सनकोसी और पूर्व से तमुर हैं, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी भागलपुर बिहार के पास में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रामगंगा नदी की। ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूतातोली रेंज से निकलती है। ये नदी शिवालिक पर्वत को पार करने के बाद में उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के पास मैदानों में प्रवेश करती हैं और अंत में ये कन्नौज के पास में गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट गोमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित फुलर झील से। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका स्रोत मैदानों में होता है। तो ऐसे भी एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। गंगा के पीलीभीत में स्थित फुलर झील से। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका स्रोत मैदानों में होता है। तो ऐसे भी एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नागपुर का पठार है, उसके पूर्वी किनारे से इसका उद्गम होता है। यह नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करें दामोदर नदी की, तो वो है पठार है। उसके पूर्वी किनारे से इसका उद्गम होता है। यह नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करें दामोदर नदी की, तो प्रदूषित नदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम शारदा या फिर सरयू नदी की। यहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन बने हैं। शारदा नदी का उद्गम कहां से होता है, नेपाल हिमालय के मिलम ग्लेशियर से, जहां इसे गोरी गंगा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोरी गंगा। यह नदी भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई बहराइच जिले में घाघरा नदी में मिल जाती हैं। शारदा नदी, सरयू नदी, ध्यान रखिएगा, इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगली हम ट्रिब्यूटरी डिस्कस करते हैं सोन नदी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोन नदी गंगा नदी की दक्षिणी दिशा में स्थित एक बहुत ही बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अमरकंटक प्लेट्यू से इसका उद्गम होता है। इस प्लेट्यू के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाते हुए ये नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास में गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां रिहंद और नॉर्थ कोयल नदी हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे साइड से आकर मिल रही है, कौन सी नदी लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है, ये डिस्कस किया। और एक एक नदी को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर हमने बात करी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है, ये डिस्कस किया। और एक एक नदी को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर हमने बात करी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र हिमालयों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो विश्व की यह सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इस नदी का ओरिजिन
मतलब स्रोत जो है वो कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित मानसरोवर झील के पास चेमरी तय करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स तिब्बत में इसे त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स तिब्बत में इसे त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। लगभग 1100 किलोमीटर तक बहती है। ये नामचा बारवा पर्वत जो कि 7755 मीटर के पास में गहरी घाटी का निर्माण करती हैं। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। यह सादिया के पास में भारत में प्रवेश करती हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। यह नदी दिबांग और लोहित नदियों के साथ मिलकर असम के मैदानों में प्रवेश करती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती हैं। बांग्लादेश में इंटर करने पर इस नदी को जमुना कहा जाता है। यह नदी दिबांग और लोहित नदियों के साथ मिलकर असम के मैदानों में प्रवेश करती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती हैं। बांग्लादेश में इंटर करने पर इस नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को डिस्कस करें, ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करें तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। दाहिनी तरफ से इसकी सहायक नदी की बात करें, राइट हैंड साइड से, तो कामेंग नदी इंपॉर्टेंट है। जिया भरोली, मानस नदी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेकी, रेदक, जलढाका, तिस्ता नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुबनसिरी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिया ढोल, सीमेन, पगलाडिया, सोनकोश और गदाधर ये नदियां राइट साइड से आकर मिलती है। इसमें बाईं तरफ की सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जो लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है वो है ल्हासा, नियांग, पारलुंग, जांगबो, लोहित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाहू दिहिंग, बुरी दिहिंग, डांगोरी, दिसांग, दिखोऊ, झांझी, धनसिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलोंग, कोपिली, भोरोलू, कुलसी, कृष्णाई और अपर मेघना ये इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। चलिए इनमें से जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं तिस्ता नदी की। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इसका स्रोत बोलें तो तिब्बत की तसोलहामो झील माना जाता है। तिस्ता नदी जो है ये बांग्लादेश के रंगपुर डिवीज़न में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसी तिस्ता नदी के तट पर जलपाईगुड़ी सिटी जो है वो स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जलपाईगुड़ी सिटी जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तिस्ता नदी के तट पर। इसकी बाईं तरफ की सहायक नदियों की बात करें तो रंगपो, लाचुंग, रानीखोला, रेली नदी और तालुंग नदी है। वहीं इसके दाईं तरफ की बात करें तो मतलब राइट हैंड साइड की बात करें तो रंगित नदी, कनक, रिंगयोंगछू और रंगपछू ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो आती है हमारी रंगित नदी की बात करें तो रंगित नदी, कनक, रिंगयोंगछू और रंगपछू ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो आती है हमारी प्रसिद्ध है रंगित नदी। इसके बाद अगली देखिए सहायक नदी आती है मानस नदी। मानस नदी तिब्बत से निकलती है। ये हिमालय में एक गहरी घाटी बनाती है और भारत में इंटर करती हैं। मैदानी इलाकों में बहने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं। नेक्स्ट आती है सुबनसिरी नदी। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम के मैदानों में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट आती है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी नागालैंड में लेसांग पर्वत चोटी से निकलती है और ये असम और नागालैंड में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट आती है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी नागालैंड में लेसांग पर्वत चोटी से निकलती है और ये असम और नागालैंड में बहते हुए ये मणिपुर में केंची मोड़ बनाती है और बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ये अंत में पद्मा नदी में मिलती हैं और इनकी संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती हैं। बराक नदी किस में आकर मिल जाती हैं? पद्मा नदी में आकर मिल जाती हैं, मतलब गंगा का रूप जो बांग्लादेश में फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप वो स्थित है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से रिलेटेड, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये हिमालयन नदियों को डिस्कस किया, उत्तर भारत की सभी इंपॉर्टेंट रिवर को डिस्कस किया, जिसमें हमने पूर्व की नदियों को भी कवर किया है, क्योंकि हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी को डिस्कस किया उसी के साथ साथ हमने और भी जो पूर्व की नदियाँ थी इंपॉर्टेंट उसको लेकर बात करी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये उत्तर भारत की नदियों मतलब हिमालयी नदियों का टॉपिक कंप्लीट होता है।
इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों को डिस्कस करेंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम मध्य भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों को लेकर बात करने वाले हैं। वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां से भी एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली दक्षिण भारत से रिलेटेड तो हमको लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है रिवर सिस्टम से रिलेटेड। इसके सेकेंड पार्ट में अगला वाला हिस्सा हम डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो में हमारा रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा। काफ़ी बड़ा वीडियो है, काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है ये, इसीलिए हम इसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप इन रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना सकते हो। मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यहाँ पर मैंने आपको मैप के माध्यम से बहुत सारी पिक्चर क्लियर करी है। आपको बस अब करना ये है कि ध्यान से लेक्चर देखने के बाद में खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप अगर 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक ब्लैंक पेपर ले लो, वहाँ पर आप इंडिया का मैप इमेजिन कर लो, बना लो उसको, और एक एक नदी तंत्र को आप क्या करो, ड्रॉ करो उसमें। तो इससे होगा क्या, आप जब उसको ड्रॉ करोगे ना तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी चीज़ें। तो इस तरीके से 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि जब आप गंगा नदी तंत्र को बनाओगे तो उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम जो रिवर आ रही है वो राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से सिर्फ 2 ही रिवर आ रही है। तो जब इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाती है। तो वही चीज़ें एग्जाम में आ जाती है और हमको क्लिक कर जाता है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर कर लो इसको। ये बहुत बेस्ट तरीका है इसको याद रखने का। ऐसे आप याद करोगे, रटोगे तो भूल जाओगे। ना ही हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी रिवर है और अगर हम ट्रिक बनाने बैठेंगे तो आधे कन्फ्यूज हो जाएंगे भयंकर। तो उससे अच्छा है कि मैप वाली चीज़ है तो मैप से इसको हम क्लियर करें। तो आई होप आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी, करना क्या है इस चीज़ को लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रायद्वीपीय वाले में, मतलब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम वाले हिस्से में। टिल देन बाय बाय।